में गांधी जी के बारे में कहा कि वो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने कहने का प्रयास नहीं किया, लेकिन मेरे समझ में आया कि वो अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी सोच जो थी इंडिया के लेकर, वो अपने समय से बाहर बहुत आगे थे। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले जो फ्यूचर में इंडिया कैसे बनेगी, कैसे रहेगी, कैसे एक साथ रहेगी, इस पे उन्होंने बहुत गहन चिंतन करके वो कुछ कुछ कोट्स को उन्होंने अपना किताब के माध्यम से, इन स्पीच के माध्यम से उन्होंने जो रखा, काफ़ी प्रभावशाली है और समझने लायक है कि कैसे वो इंडिया एक सोसाइटी जो हम लोग कहते हैं कि डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे, डाइवर्स रिलीजन्स है, लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज है, रिलीजन्स है, कैसे एक पूरे गुलदस्ता को, अलग अलग फूल के गुलदस्ता को एक जगह समाहित करके एक भारत बनाया गया, यानी इंडिया बनाया गया। तो जैसे कि आशुतोष वर्षाने ने एक कोट्स किया कि 1888 को जब भारत गुलाम थी, ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था भारत, तो उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट और वेस्टर्न सोच रखने वाले बहुत सारे जर्नलिस्ट भारत में आए और उन्हें बहुत सारे सर्वे किया, जिस पे उन्होंने कुछ कुछ कोट्स दिया, जैसे कि जॉन स्ट्रॉची, आई डोंट नो हु वाज जॉन स्ट्रॉची, बट उन्होंने जो किया तो मैंने उसको लिख लिया यहाँ पे। तो 1888 में उन्होंने कहा कि देयर इज नॉट एंड नेवर वाज एन इंडिया or even any country of India posing according to any European ideas. Any sort of unity, physical, political, social, or religious, and that mean of the Punjab, Bengal, the Northwest province, and the Madras should ever feel that they belong to one Indian nation. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो कहना चाहते थे कि भारत कभी भी एक भारत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी की जो बातें हो रही हैं, जो पॉलिटिकल और सोशल में है, रिलीजियस में है, जैसे कि पंजाब अलग है, बंगाल है, नॉर्थ का प्रोविंस अलग है, उसके मद्रास अलग है, ये लोग कभी भी एक इंडियन नहीं मान सकते। और उनका फिर आगे उन्होंने कोट्स किया है, इंडियन नेशन इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कोट्स किया, यू माइस्ट with as much reason and probably look forward to a time when a single nation will have taken the place of various nations of Europe. अपने जगह के बारे में उन्होंने कोट करते हुए कहा। दूसरा एक और है ट्वेन। उसके बाद 1899 में वो भारत आए थे, 6 महीने की यात्रा किया उन्होंने, पूरे भारत की हर जगहों पे गए, शायद सब जगह नहीं गए लेकिन कुछ कुछ जगहों पे गए। उन्होंने कोट्स किया कि इंडिया हैड द फर्स्ट सिविलाइजेशन, सी हैड द फर्स्ट accumulation of material wealth, she was popular with deep thinkers and subtle intellects. It would seem as if she should have kept the lead and should be today have kept the lead and should be today not the meek depend on an alien master, but in trust there was never possibility of such supremacy for her. If there had been one India and one language, but there were 8 of them, where there are 8 nations, several governments fighting and quarreling must be common business
of life. Unity of purpose and policy are impossible. Patriotism can be no healthy growth. ट्विंस ने भी ये बात को आगे तक ले गया कि भाई यहाँ पे इंडिया में एक इंडियन थिंकिंग जैसा एक पूरा एक विशाल इंडियन चीज़ को हम यहाँ पे नहीं बना सकते। मैंने मेरे इनके जो कोट्स के हिसाब से मुझे लग रहा है ऐसा उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया कि यहाँ पे डिफरेंस लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन्स यहाँ रहते हैं, यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज नहीं है। इसके मास्टर्स कौन बनेंगे, एलियन मास्टर्स के नाम ले देते हैं। तो इन दो बहुत प्रोमिनेंट कहा जाए तो वेस्टर्न कंट्री के एक प्रोमिनेंट राइटर्स या फिर ऑथर्स होंगे, थिंकर्स इसको कह सकते हैं, कि उन्होंने कोट्स किया इन दो बातों के लिए कि इंडिया कभी भी इंडिया नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटीज़ है, अलग अलग लैंग्वेज है, इतना ये वो बहुत तरह के फलाना ढिमकाना इन्होंने कोट्स करते हुए बताया। लेकिन इस समय आई थिंक 1890 और 1819 के आसपास में महात्मा गांधी का राइज नहीं हुआ था उस समय, शायद अफ्रीका में थे वो, अपने पढ़ाई के लॉ के पढ़ाई के विषय में शायद वहाँ पे थे। तो उसके बाद गांधी का राइज हुआ और 1990 में हम लोग देखते हैं कि गांधी अपने फुल फ्लेज में इंडिया मूवमेंट में आते हैं, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में आते हैं, और तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव बिल्डअप करते हैं एज एन इंडियंस के जहन में, जो अलग अलग क्षेत्रवाद में, लैंग्वेज में बटा हुआ था चारों बगल। जैसे कि आज हम जिस भारत को हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, पंजाब में पंजाबीज हैं, मद्रास में तेलुगु, तमिल, मैंने साउथ में देखा जाता तेलुगुज, मद्रासी, मलयालम, अलग अलग लैंग्वेज है, बंगालीज हो गए, गुजरातीज, मराठा, महाराष्ट्रन, ये सब। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे अलग ही आपको देखने को मिलेंगे। फिर भी इन द फैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स टू बिल्ड इंडिया, फिर भी देखता हूँ कि आज इंडिया एक यूनाइट है। छोटी मोटी बड़ी सारी घटनाएं होती रहती हैं जिस पे सवाल खड़े करते हैं भारत की यूनिटी पे, लेकिन फिर भी अभी के समय में देखा जाए तो भारत है पूरा एक। तो उसको क्या चीज़ जोड़ के रखा होगा, क्या वो आशुतोष इस विषय में भी बोलते हैं कि क्या ये 5000 साल पहले से ये इंडियंस वैल्यू बनते हुए आ रहा है। उन्होंने साफ नकारते हुए कहा कि नहीं, जब भारत पे पहला अटैक बंगाल की तरफ हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उस समय बंगाल से जो बाहर के लोग रहते थे तो वो समझते थे कि मेरी भाग तो नहीं है, मैं क्यों जाऊँ बंगाल को बचाने के लिए, चाहे इस पर क्या मैं कर सकता हूँ। जब वो मद्रास आके उन्होंने कोट्स किया कि मद्रास आके जब वो कब्जा किया गया तो मद्रास के जो आउटसाइडर थे जो आज इंडिया में देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि मद्रास से किया, मुझसे उससे क्या मतलब है। जब बॉम्बे, उस समय शायद बॉम्बे नहीं बना था, बॉम्बे तो बाद में बना, लेकिन ईस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में देखा जाए तो उस समय उस बॉम्बे साइड में इन्वेड किया, तो उस समय कहा कि बॉम्बे का मसला है, मैं क्यों जाऊँ। तो उस समय इंडियंस एक इंडिया एक भावना उस समय नहीं उत्पन्न थी। जब अंग्रेज ने चारों बगल अपने भारत पे जो कॉलोनिज्म थोपा, तो उस समय नहीं थी। लेकिन ये इंडियन वैल्यूज़, इंडिया जो माइंड सेट है, इंडिया जो एक नेशनलिज्म हो गया, एज अ नेशनलिज्म कह सकते हैं उसको, ये कब बना। तो गांधी ने रिस्पॉन्स करते हुए इन सब बातों को, बहुत सारी और भी है, मैं दो ही चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया हूँ क्योंकि उस पूरे सीरीज में भी यही दो दिखाया गया है। तो शायद मुझे और भी होंगे शायद, तो मुझे उतना स्टडी से नहीं पता लगा। तो गांधी ने रिस्पॉन्स करते हुए कहता है कि वो अपने आप को स्टैंड रखते हैं कि व्हाट इज़ इंडिया। तो डील लिंक करते हैं लैंग्वेज को और नेशनल हुड को।
जैसे कि लैंग्वेज से भी और एक रिलीजियस से भी और या फिर एक क्षेत्रवाद के माध्यम से वो करता है। इवन इंग्लिश एक्सेप्ट एज एन इंडियन लैंग्वेज, जब इंग्लिश जो है एक भारत में इंडियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया, तो डी लिंक लैंग्वेज एंड मेंशन जब इंग्लिश को भी एक्सेप्ट कर लिएगा तो और चीज़ क्या है, वो कोट करते हैं, आई डोंट वांट माई हाउस टू बी अ वॉल इन ऑन ऑल साइड। मतलब घर के आसपास में मैं कोई ऐसा वॉल नहीं चाहता हूँ कि एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड। मैं अपनी खिड़कियों को भी नहीं बंद करना चाहता हूँ कि कोई बाहरी लोग ना आए या फिर मैं कहीं बाहर ना जा सकूँ, ऐसे वो कोट्स करते हो। आई वांट द कल्चर्स ऑफ ऑल द लैंड्स टू बी ब्लो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। वो सारे भारत के सारे कल्चर्स हैं, भारत के सारे जो मान्यता है वो हमारे घर से हवा की तरह गुजरे आए, इसमें कोई हम रुकावट नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे कल्चर्स इस मेरे घर से निकलते हुए जाए आए, मैं उसमें कुछ सीखूँ, ऐसा वो कोट्स करने का प्रयास करते हैं। बट आई रिफ्यूज़ टू बी अ ब्लो ऑफ माई फीट बाई एनी। कहते हैं कि मेरी अपनी जो पैर है, मैं जो यहाँ रहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल सके, चाहे मेरी कोई तय करे कि मैं कहाँ रहना चाहूँगा, किस लिए रहना चाहूँगा, मैं खुद तय करना चाहूँगा मैं कहाँ रहना चाहूँगा। तो ये करते हैं। फिर वो लोग डीलिंग करते हैं, डीलिंग रिलीजियस एंड नेशनहुड। पहले वो डीलिंग करते हैं लैंग्वेज को और नेशनहुड को, फिर वो डीलिंग करते हैं रिलीजन को एंड नेशनहुड को। वो कोट करते हैं, इफ़ हिंदू बिलीव दैट इंडिया शुड बी अ पीपुल ओनली बाय हिंदू, they are live in a dreamland. The Hindu, Muslim, the Parsians and the Christianity who have made India their country are flawed countrymen. Followers of different faith are not different nation. बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि अगर हिंदू सोचता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है तो वो एक सपने में जी रहा है, सपने वाले देशों में जी रहा है। क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन वो सारे मिलके वो एक भारत बनाते हैं, हैव मेड इंडिया, और वो सारे बराबर के हकदार हैं इस भारत पे, माने इस इंडिया पे। और सबको अपनी अपनी फेथ और रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने की आज़ादी यहाँ पे है, जो सारी चीज़ मिलकर एक राष्ट्र बनाता है जो है भारत, जो है इंडिया, जिसको हम बोल सकते हैं। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को जवाब देते हुए कहा कि इवन द इंग्लिश डिड नॉट हैव टू लीव। मतलब अंग्रेज जो ब्रिटिश है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि भारत को छोड़े। उन्होंने कोट करते हुए कहता है, कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस टू हैव एज आवर गोल द एक्सपल्शन ऑफ द इंग्लिश। हमारा कोई सोच ऐसा नहीं है, कोई हमारी जद्दोजहद ये ऐसी नहीं है कि मैं अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दूँ, वो रहे यहाँ पे, बशर्ते इफ़ द इंग्लिश बिकम इंडियनाइज्ड वी कैन एकोमोडेट देम। अगर वो भारतीय बन के यहाँ रहते हैं तो, अगर मैं देखा जाए तो ये अलग अलग कॉलोनीज़ जो जिस समय 40, 50 और 60 में जब डिकोलोनाइज हुआ ब्रिटिश से, चाहे अन्य सिविलाइजेशन से अलग अपना राष्ट्र बनाया, तो अधिकांश देशों में ये कहा जा रहा था कि भाई ब्रिटिश निकल जाओ, यूरोपियंस निकल जाओ, मैं यहाँ पर सिंगल अपना बनाऊंगा, यहाँ पे तुम्हें रहने की आवश्यकता नहीं। कि भारत ही एक ऐसा देश था जिसने कहा कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश है, यहाँ रह सकते हैं एज आवर नेबर, एज आवर फ्रेंड, एज आवर रिलेटिव्स, लेकिन बशर्ते उसे यहाँ पे इंडियनाइज स्वीकार करना पड़ेगा। और इंडियनाइज कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, जिन्होंने पहले कोर्स किया था कि यहाँ पे कोई भी रिलीजन्स, कोई भी प्रैक्टिस, कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी आज़ादी मिलेगी, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है, आपकी जो वैल्यूज़ है, उससे आज़ादी मिलेगी। वो सारे मिलके एक भारत बनाते हैं। उसी में
आप इंग्लिश मैन जो हैं, अंग्रेज जो हैं, अपनी भी कल्चर्स को यहाँ डेवलप कर सकते हैं, अपने कल्चर को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंडियनाइज तरीका से। इंडियनाइज तरीका इस मीन्स सबकी वैल्यू, सबकी बराबर, सबकी है। तो लोग महात्मा गांधी उस समय वो एक इंडियन कॉन्सेप्ट दिए जो आज हम पूरे भारत में देखने को, समझने को मिलता है। तो ये काफ़ी प्रभावित हुआ उनके ये कोट से। मैं समझा कि भाई कि ये अपने समय से कितने आगे थे, कि कैसे वो सोचे कि भारत जो है 100 साल के बाद, 50 साल के अप्रोक्सीमेटली 100 साल तो हो गए इनके बाद कहा हुआ, 100 साल के बाद भारत कैसा होगा। जस्ट वैसा ही भारत आज भी है, जस्ट वैसा ही भारत आज भी है कि उस अब 1947 के बाद से उसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑनियन टीम, नेहरू जैसे बड़े प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ इंडियाज, दे आर मेड इंडिया एज ए इंडिया बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे सभी को राइट्स देते हैं। और ये दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत किसी भी एक रिलीजन्स, एक कास्ट, एक इलीट्स या फिर एक किसी भी लैंग्वेज का नहीं है, ये भारत सब का है। और इस भारत में आके, ये इस इंडिया में आके सब कोई अपनी अपनी वैल्यू से, अपने प्रैक्टिस से, अपने रिलीजन से, अपने मान्यता से यहाँ पे रह सकते हैं, और ये सारे चीज़ मिलके एक भारत बनाते हैं। डेमोक्रेट ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमको दिखने को मिलता है, और वो आज तक वो फॉलो होते हुए आ रहा है। तो एक तरफ से मैं कह सकता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो इंडियन उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया, वो उनके भारत इंडियन मूवमेंट से पूरे भारत में प्रचारित हुआ, जिसका फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि सारे अलग अलग जातियाँ, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक एज एन इंडियन मान के एक साथ भारत में, इंडिया में रहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी बड़ी होती रहती है, लेकिन फिर भी वो एज ए अपने फ्रीडम को एज एन इंडियन मानते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं। और उनको बिलीव है, और बिलीव कहाँ से आई है, बिलीव बाई कॉन्स्टिट्यूशन आई भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक जो हम लोग को फ्रीडम प्रैक्टिस करने को मिला है, एज अ दलित, एज अ SC ST, एज अ वुमेन्स, एज अ पुअर पर्सन, एज अ मैंने कोई भी ऐसा जो निचले स्तर पे हो, राजा हो या रंक हो, ये सब को जो जोड़े रखता है, उसे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लीव, फ्रीडम ऑफ एनीथिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द एक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमें भारत के संविधान द्वारा हमें प्रैक्टिस करने को मिलता है। जो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे आज समझ में ये आई कि ये भी एक कह सकते हैं कि भारत को भारत बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी जी का सोच जो था 90s में, 1919 ईस्वी में उनका जो सोच था, वो आज भी हम उसको बखूबी बहुत प्रेम से और बहुत विश्वास के साथ पूरे भारत के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग इसको जी रहे हैं। तो इसके लिए हम गांधी जी को धन्यवाद करते हैं। और शायद वो अगर ऐसा सोच न रखते तो मेरे ख्याल से मेरी जो स्टडी है और मेरी जो सोच है वो बोलती है कि शायद भारत न रहता, और पाकिस्तान की जैसे जो पाकिस्तान 47 में अलग हुआ, वैसे ही काफ़ी बहुत टुकड़े टुकड़े में हम लोग बट के अलग अलग क्षेत्रों में बटे रहते हैं, और भारत नहीं रहता। तो यही है। धन्यवाद आपका यहाँ तक सुनने के लिए।